ल्यूसीफर्स गिफ्ट। ये कहानी है गोवा के गोवान गाइस की। एक कपल जो कि चाइल्डहुड फ्रेंड से लवर्स और फिर कपल बना। अपर मिडिल क्लास फैमिली से थे दोनों और एक हो गए। मिसेस आयशा एंड मिसेस जोहान रॉड्रिग्वेज, अ हैप्पी क्रिश्चियन कपल। शादी के 6 साल पूरे हुए पर कोई बच्चा नहीं। सामाजिक जोर नहीं क्योंकि एक फ्री लाइफस्टाइल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, पर खुद को एक उम्मीद और चाह है जो सबको होती है। मेडिकल चेकअप से पता चला कि दोनों ही ठीक हैं, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है। IVF और सरोगेसी भी ट्राई किया पर कुछ नहीं हुआ। जो कपल बहुत खुश मिजाज था अब दुखी रहने लगा। जोहन एक ड्राई फ्रूट्स का डीलर है तो वो काम में बिजी होकर दिन निकाल लेता है, पर रात की सोच दुश्मन बन जाती है और नींद नहीं आती है। 2 रातों बाद झपकी आती है, पर आयशा तो दिन भर तकलीफ और सोच में डूबकर दुखी होती है। इसलिए एक कंप्लीट डे मेड रखी है, जेनी, जो ख्याल भी रखती है और बातें भी करती है। जेनी वहां के चर्च के पादरी की बहन है तो उसका झुकाव जरा ईश्वरीय शक्ति की तरफ ज्यादा रहता है और वो बातें भी बाइबल की ज्यादा करती है। एक दिन जोहन ने आयशा को कुछ दिन अपने पीहर पुडुचेरी पापा मम्मी के पास जाने को कहा और आयशा ये मानकर चली गई। पुडुचेरी अपने घर में पापा माइकल और माँ मिशेल के पास दिन भर अपनी किस्मत को कोसती रोती रोती देर रात को सो गई। तब उसके पेरेंट्स ने एक दूसरे से बात की, आयशा को सब कुछ बता दो और उसको भी वो करने के लिए मनाओ जिसको करके हमें भी आयशा मिली थी। पर हमें पहले उनसे पूछना होगा, तभी सब कुछ होगा और बेटी को समझा कर वो सब कुछ करवा पाएंगे। चलो, अभी वैसे भी आयशा गहरी नींद में सो रही है। अभी टाइम 1:30 बज रहे हैं, इतनी रात को? तो यही तो मिलने का सही वक्त है, कहा ना चलो। दोनों अपने घर से बाहर गार्डन में आए और घर के पीछे जमीन में एक टैंक के ढक्कन की तरह ढक्कन को खोला, जो कि बेसमेंट है। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरे जहां अंधेरा था। वो दोनों साथ कोई लाइट भी लेकर नहीं गए और खड़े हो गए, दोनों हाथों को बांधकर जैसे किसी को याद कर रहे हैं। और अचानक से ऊपर का दरवाजा बंद हुआ। दोनों ने ऊपर देखा ही था और भयानक भारी आवाज आई, आ गए दोनों, बड़े दिनों बाद याद आई। तभी अंधेरे में कुछ कैंडल्स जली और भयानक सा दिखता एक डेमोन सामने आया। वो बोला, कहो क्या काम है? मेरी बच्ची को भी वही तकलीफ है जो मेरी बीवी मिशेल को थी। बस, कुछ कहने की जरूरत नहीं, अब सब समझ गया, पर शर्त याद है ना? Yes, my lord. Then tell your daughter and get ready her for the Lucifer's gift. डिमोन अदृश्य हो गया और वो दोनों भी बाहर आकर अपने कमरे में जाकर सो गए। सुबह नाश्ते पर दोनों ने आयशा को समझाया, Look आयशा and listen to me carefully. It will be good news if you believe. Yes mom, I am listening. सबने हाथों से फोक एंड स्पून रख दिए। आयशा देखो, जब साइंस काम नहीं आती तब सुपर साइंस काम आती है, जिसे हम माइथोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। पर हमारा विश्वास उनसे भी ऊपर वाली शक्ति में है, द सुपर नेचुरल पावर, और वो कभी वेस्ट नहीं जाती। और इसका इफेक्ट तुम खुद हो। जो तकलीफ तुम्हें है वो हमें भी थी, और तुम्हारा जन्म भी वैसे ही हुआ जैसे तुम्हारे बच्चे का हो सकता है, अगर तुम चाहो और मानो तो। I want to being a mother and I can do everything. Then listen, एक शर्त है और वो माननी पड़ेगी, वरना बाद में रिजल्ट बहुत भयानक हो जाएंगे। मानो अनकंट्रोलेबल। आप कहिए, मैं सुन रही हूँ। आज रात तुम्हें हम दोनों वहां ले जाएंगे जहां से तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, पर शर्त यह है कि वो बच्चा हमारे भगवान का होगा। मीन्स पहला बच्चा वो ले जाएंगे, बाद में चाहे जितनी भी संतानें हो वो तुम्हारी, पर पहला बच्चा उनका अपना गिफ्ट होगा और तुम्हें लौटना होगा। मंजूर है। रात 12:45 पर वो तीनों नीचे आते हैं और वैसे ही डिमोन आकर आयशा से पूछता है, क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ। तुम अकेले रुको और तुम दोनों जाओ। ये बोलकर वो अदृश्य हो जाता है और वो दोनों आयशा को अकेला छोड़कर ढक्कन बंद कर चले जाते हैं। अपने कमरे में दोनों लेटे हुए बस इंतजार करते हैं कुछ होने का, और अचानक जोरों से बिजलियां कड़कने लगती हैं। तेज आंधी चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे घर की छत के दरवाजे टकराने लगते हैं। लाइट्स ऑफ हो जाती है और दोनों ऊपर दरवाजा बंद करने साथ जाते हैं। छत पर पहुंचकर आकाश देखते हैं जो कि लाल सुर्ख हो गया है।
जिसमें काले बादल मंडरा रहे हैं। तेज आंधी पेड़ों को बेहाल कर हिला रही है और साथ ही ऐसे मौसम में बारिश शुरू हो गई है। बिजलियां कड़ाके से कड़क कर डर का माहौल बना चुकी है। आकाश में ऐसे मौसम से एक आदमी जैसा पंखों से उड़ता हुआ नीचे आ रहा है। धीरे धीरे जो गुस्से में आंखें लाल किए नीचे उतर रहा है। उन दोनों की नजरें उससे मिली और दोनों घुटनों पर बैठ गए। वो आसुरी शक्ति नीचे उतरती है पंखों के सहारे घर के पीछे उतर गई। मौसम अभी भी वैसा ही है। वो दोनों भीगे हुए छत के दरवाजे को बंद कर नीचे गए और कपड़े बदल कर सो गए। पर सोना किस्मत नहीं उस रात, क्योंकि मौसम की गर्जना और अब बेटी की चीखें सोने नहीं दे रही हैं। 3 बजे एकदम से सब शांत हुआ और फिर दोनों सो गए, जो इतने समय से अपने बिस्तर पर बैठे एक दूसरे को देख रहे थे। सुबह 7 बजे आवाज आई, गुड मॉर्निंग मॉम, डैड। दोनों उठे और देखा कि सामने बेटी और वो एक कातिल मुस्कान से भरी है, जिसमें उस आसुरी शक्ति का अंश आ गया है। अब आयशा अपने पति जोहान को कॉल करके कहती है, यहाँ सरोगेसी से काम हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जल्दी आ जाओ। यस माय लव, थैंक यू बेबी, टुडे आई एम द हैप्पीस्ट मैन ऑन द अर्थ, आई विल बी देयर इन द इवनिंग, अभी फ्लाइट से निकलता हूँ। जोहान शाम को पहुंच जाता है अपने ससुराल। 1 हफ्ते बीवी के साथ शहर घूमता है और वापस दोनों गोवा जाते हैं। खुशी से अपनी बीवी का ख्याल रखता है, घर पर ही रहता है। बिजनेस उसके वर्कर्स हैंडल करते हैं और इसमें 9 महीने बीत जाते हैं और वो दिन आता है जन्म का। बीवी को हॉस्पिटल ले जाता है। लेबर रूम के बाहर खड़ा बीवी की चीखें सुन रहा है, जो सहन नहीं कर पा रहा है, और हॉस्पिटल से चला गया और देखा कि मौसम एकदम भयानक हो गया है, वैसा ही जैसा उस रात था। एक आदमी आकर बधाई देता है, तब वो अंदर आता है और देखता है कि एक लड़के का पिता बन गया है। पर पास के बेड पर जो थी वो और उसका बच्चा दोनों मर गए। बिकॉज ऑफ नॉर्मल डिलीवरी अगले दिन घर आ जाते हैं। खुशी के माहौल में 1 साल बीत जाता है और सब अपने रोज के काम में लग जाते हैं। पहला जन्मदिन आता है जब उसके नाना नानी भी आते हैं और बेटी को शर्त याद दिलाते हैं, पर वो नहीं मानती। अगले दिन वो दोनों चले जाते हैं पुडुचेरी, पर यहाँ भर रात लाइट्स ऑन ऑफ, टीवी ऑन ऑफ, बेड के नीचे से आवाजें, दोनों को मिरर में कोई दिखना, दीवारों से खून निकलना, सब भयानक और गलत हरकतें होती दिखाई देती हैं। दिन रात कुत्ते रोते हैं, रोज कोई परिंदा घर से टकरा कर मरता है। आधी रात को किसी के दर्द में रोने की आवाजें, ये सब जोहान को बेचैन कर रही है। और इनको देख जेनी आंटी जो मेड है, वो अपने पादरी भाई को बुलाने का कहती हैं और जोहान मान भी जाता है। प्रिस्ट आते हैं और घर में घुसते ही समझ जाते हैं। फिर वो बेबी को देखने कमरे में जाते हैं और उंगली उसके मुंह में डालते हैं कि वो बच्चा इतनी जोर से काटता है कि उंगली ही काट खाता है, और इतना सा बच्चा वो उंगली चबा कर निकल जाता है। ये सब जोहन को डरा देता है। बाहर आकर प्रिस्ट साफ बता देते हैं कि घर में शैतान का बसेरा है और बच्चा शैतानी तोहफा है। जोहान कुछ कह नहीं पाता, बस इतना ही, फादर ये सब कैसे और सही कैसे होगा? देखो, ऐसा बस शैतान से सौदा करने पर होता है और वो केवल बच्चे के पिता या माँ ही कर सकते हैं। इसका इलाज केवल घर का शुद्धिकरण है, जिसमें सबकी जान का खतरा भी है। पर जिसने ये सौदा किया है शैतान के साथ, उसको मेरे सामने सच बताना होगा। Father, my God is my witness. But if Aisha did this, I will ask her the truth. बस आप तैयारी कीजिए। See you tomorrow. God bless you all. प्रिस्ट चले गए और जोहान अपनी पत्नी से आंखों में आंखें डालकर सच्चाई पूछता है। आयशा सब बता देती है। दोनों बच्चे के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि कमरे में अंधेरे के बीच लाल रोशनी में वो डेमोन उसे गोद में खिला रहा है और उन दोनों को कहता है, कल इसे लेने इसके पिता खुद आएंगे। और अदृश्य हो जाता है। आयशा फूट फूट कर रोती है और बताती है, वो डेमोन जिस पिता का कह रहा था वो कोई और नहीं, खुद लूसीफर है। जोहान भागता हुआ चर्च जाता है और प्रीस्ट को सब सच्चाई बताता है और शुद्धिकरण की क्रिया प्रक्रिया उसी समय करने को कहता है, क्योंकि 12 बजे के बाद लूसीफर कभी भी आ सकता है और अब सिर्फ 1 घंटा बचा है। अब पादरी और जोहान घर आकर प्रक्रिया शुरू आवर फादर इन हेवन प्रार्थना के साथ
चर्च होली वाटर छिड़कने से करते हैं और वहां जोहान, जेनी एंड आयशा पादरी के पीछे चलते जाते हैं। फिर जब आखिर में बच्चे के कमरे तक फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं कि घड़ी की घंटी बजती है जिसमें 12 बज चुके हैं और समय थम गया है। पादरी का मुंह सिल जाता है, हाथों से बाइबल एंड होली वाटर बॉटल गिर जाते हैं और वो कुछ बोल नहीं पाता। तभी भयानक मौसम बन जाता है। तभी घर की छत गिरती है और फिर उसमें से उड़ता हुआ उतरता है बड़े पंख और भयानक चेहरा लिए लूसीफर। अपने बच्चे को उठाता है कि आयशा उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाती है, मुझे ले जाओ पर बच्चे को छोड़ दो। पर लूसीफर इतनी जोर से चिल्लाता है कि दूर तक आवाज जाती है। मौसम और माहौल भयानक है क्योंकि लूसीफर है वहां और वो एक बात कहता है, बस। I told you, and you promised that you will give me my gift. और अब ले जा रहा हूँ। वो लेकर उड़ जाता है पर जेनी प्रेयर कंटिन्यू करती है कि पीछे खड़ा डिमोन उड़ता हुआ उसके ऊपर झपट्टा मारता है और बाहर की ओर दीवार गिरता हुआ तेजी से ले जाता है। पादरी ठीक हो जाते हैं और प्रार्थना पूरी करते हैं। फिर घर के बाहर आकर देखते हैं कि बहन जेनी नहीं रही। वो दोनों पति पत्नी जमीन पर बैठे रो रहे हैं। तभी अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है और जोहान अंदर भागता है। अपने बच्चे को सामने देख गोद में उठाकर बाहर आ जाता है। वहीं देखता है कि आयशा की लाश जमीन पर है और आयशा की आत्मा का हाथ थामे लूसीफर ले जा रहा है। खौफनाक राज। शहर के भीड़-भाड़ और कोलाहल से दूर पहाड़ों की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव, संजौली। कुछ दिनों पहले किसी ब्लॉगर ने इस गांव की खूबसूरती की काफी चर्चा की और इसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। तब से अचानक ही पर्यटकों में इस छोटे से गांव को लेकर काफी उत्सुकता हो गई थी। उन्हीं पर्यटकों में एक था प्रबल रॉय, जो इस पुरानी बस में बैठकर संजौली की ओर जा रहा था। जंगल और पहाड़ों के बीच बनी सड़कों पर ये बस तेजी से आगे बढ़ रही थी। बस का कंडक्टर टिकट बेचते हुए प्रबल तक आता है और उससे कहता है, कहाँ की टिकट चाहिए साहब? एक टिकट संजौली का देना भैया। आप संजौली से 2 स्टॉप आगे फूलपुर का टिकट ले लो। सूरज डूबने के बाद संजौली में उतरना ठीक नहीं है साहब। अरे क्यों? संजौली में उतरने में क्या दिक्कत है? संजौली गांव के आसपास पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है और सारी की सारी घटनाएं रात के अंधेरे में ही हुई है। शहर से इतनी दूर होने के कारण अभी तक मीडिया में ये बात नहीं फैली है साहब। प्रबल को लगा कि कंडक्टर उसे शहरी आदमी समझकर ठगने की कोशिश कर रहा है। वो कंडक्टर से कहता है, नहीं, आप मुझे संजौली का ही टिकट दे दो। कंडक्टर ने उसे रहस्यमयी निगाह से देखा और टिकट काट कर दे दिया। कुछ ही देर में सूरज डूब गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। सुनसान सड़क पर उस बस की हेडलाइट की रोशनी के अलावा दूर दूर तक कुछ और नजर नहीं आता था। आधे घंटे और बीतने के बाद बस रुकती है और कंडक्टर ने आवाज लगाई, संजौली आ गया। प्रबल अपना बैग लेकर बस से उतर जाता है और बस आगे निकल जाती है। बस स्टॉप एकदम सुनसान था और वहां कोई और आदमी नजर नहीं आ रहा था। बस कुछ दूर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसके आगे एक बल्ब जल रहा था। प्रबल उस झोपड़ी की ओर बढ़ता है। बल्ब की रोशनी में नीचे के बोर्ड पर उसकी नजर पड़ती है जिस पर लिखा था संजौली यात्री निवास। उस झोपड़ी के पास पहुंचकर प्रबल जोर से आवाज लगाता है, कोई है? अरे कोई है यहाँ? झोपड़ी के अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है, घुंघराले सफेद बालों और चेहरे पर झुर्रियों के साथ। वो बूढ़ा आदमी काफी डरावना लग रहा था। चिल्लाओ मत बाबूजी, अभी सुबह तक यहाँ कोई नहीं आएगा। पर इतनी रात आप अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं किशनगढ़ वाली बस का इंतजार कर रहा हूँ। वो रात 10 बजे यहाँ से गुजरती है। आपको कहाँ जाना है? मुझे तो संजौली गांव जाना था। संजौली? वो गांव तो इस बस स्टॉप से 3-4 किलोमीटर दूर है। अब वहाँ के लिए आपको सुबह ही यहाँ से रिक्शा या घोड़ा गाड़ी मिलेगी। अभी रात इसी यात्री निवास में काटनी पड़ेगी। प्रबल अपना बैग लेकर झोपड़ी के अंदर आ गया। वहां एक बेंच पर अपना बैग रखकर वो लेट जाता है।
कमरे में दूसरी ओर वो बूढ़ा आदमी अपनी पोटली लेकर बैठ जाता है। लंबी यात्रा की थकान से प्रबल को जल्दी ही नींद आ जाती है। अचानक उसे नींद में किसी के जोर से चीखने की आवाज आती है। छोड़ दो मुझे! प्रबल की आंख खुल जाती है। उसे पहले लगा कि शायद कोई सपना आया था, पर तभी अचानक वही आवाज फिर से आती है। बचाओ! प्रबल उठकर खड़ा हो जाता है। तेज हवा के झोंके से झोपड़ी का दरवाजा खुला पड़ा था और वो बूढ़ा आदमी भी कहीं नजर नहीं आ रहा था, पर उस आदमी की पोटली अभी वहीं पड़ी थी। प्रबल अपने बैग से टॉर्च निकालता है और उठकर झोपड़े से बाहर आकर आवाज लगाता है। कौन है? कौन है वहाँ? प्रबल ने अंधेरे में टॉर्च की रोशनी इधर उधर मारी। अचानक उसे झाड़ियों के बीच उस बूढ़े आदमी का खून से लथपथ शरीर नजर आता है। प्रबल सहम जाता है। फिर अचानक वो शरीर हिलने लगता है और ऐसा लगता है जैसे कोई उसे खींचकर दूर ले जा रहा हो। प्रबल उस ओर कदम बढ़ाता है, पर वो लाश और भी तेजी से उससे दूर जाने लगती है। हिलती डुलती टॉर्च की रोशनी में अचानक उसे घूंघट डाले एक औरत नजर आती है, जो उस बूढ़े आदमी की लाश को खींचकर दूर ले जा रही थी। रुको! रुक जाओ! अचानक जोर से बिजली कड़कती है। 2 सेकंड के लिए प्रबल की आंखें बंद हो जाती हैं। जब प्रबल की नजर दोबारा सामने जाती है तो अब वहां न कोई घूंघट में औरत थी और न ही उस आदमी की खून से लथपथ लाश। प्रबल एकदम हैरान हो जाता है कि अचानक वो औरत और वो लाश कहाँ गायब हो गई। उसने अंधेरे में टॉर्च की रोशनी यहाँ वहां मारी, पर अब वहां बस एक खौफनाक सन्नाटा बिखरा पड़ा था। पर प्रबल नहीं जानता था कि दूसरी ओर घनी झाड़ियों की आड़ में से 2 आंखें उसकी ओर ही देख रही थी। डरावनी लाल आंखें, जैसे उनमें खून उतर आया हो। वो आंखें एक औरत की थी, जिसके घुंघराले बाल थे और चेहरे पर कई चोट के निशान। उस औरत ने दूर से ही प्रबल को देखा और फिर रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराती है। जैसे ही उसने देखा कि प्रबल वापस यात्री निवास की ओर जा रहा है, उस औरत ने अपनी साड़ी का लंबा घूंघट अपने सर पर डाल लिया और झुककर नीचे बैठ जाती है। वहां नीचे जमीन पर पड़ी थी उसी बूढ़े आदमी की लाश, जो प्रबल को यात्री निवास में मिला था। ताजा गरम खून पीने का मजा ही कुछ और है। अभी मैं पहले इसका खून पीऊंगी और फिर इसके दिल और भेजे को खाऊंगी। ये कहकर उसने अपने लंबे तीखे नाखून उस लाश में गाड़ दिए। थोड़ी देर में उसने सिर्फ अपने नाखूनों से उस लाश का सीना फाड़ दिया और गरम बहते लहू को पीने लग जाती है। खून से सना हुआ उस औरत का मुंह उस वक्त इतना खौफनाक था कि कोई देखकर ही बेहोश हो जाता। आदमी की शक्ल में ये सब जानवर ही हैं और इनके खून को पीकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। अब जरा इसका दिल और भेजा निकाल कर खाया जाए। ये कहकर उस औरत ने उस लाश का दिल बाहर निकाल लिया और उसे खाने लगी। देखते ही देखते उसने लाश को पूरा ही नोच डाला और उसके भेजे को भी निकाल कर खा लिया। वहीं दूसरी ओर प्रबल वापस यात्री निवास की ओर जाते हुए रास्ता भूल गया। अंधेरे और झाड़ियों के कारण उसने कोई गलत मोड़ ले लिया। काफी दूर निकलने के बाद प्रबल के सामने एक नदी आई, जिसमें पानी काफी उफान पर था और उस पर लकड़ी और रस्सियों से बना एक पुल बना था। ये नदी और पुल उसने पहली बार देखा था, इसलिए उसे एहसास हो गया कि वो गलत रास्ते पर आ गया है। अरे, ये मैंने कौन सा रास्ता ले लिया? प्रबल हैरत में भी था और उसे डर भी लग रहा था। टॉर्च की रोशनी भी अब फीकी पड़ रही थी, शायद उसकी बैटरी खत्म होने वाली थी। तभी अचानक एक जुगनू टिमटिमाता हुआ उसके आसपास घूमने लगता है। प्रबल आश्चर्य से उस जुगनू की ओर देखता है। वो जुगनू धीरे धीरे उड़ता हुआ एक तरफ चल पड़ता है और प्रबल के कदम भी उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। प्रबल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, जैसे उस जुगनू से वो सम्मोहित सा हो गया हो या किसी ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया हो। प्रबल उस जुगनू के पीछे पीछे ही चलता रहता है। घनी झाड़ियों और कच्चे रास्ते से होते हुए लगभग आधे घंटे वो चलता रहा तो अचानक उसे सामने वही यात्री निवास नजर आने लगा। प्रबल के चेहरे पर खुशी की लहर आ जाती है। उसने जुगनू की ओर देखा, जो अब तेजी से उड़ता हुआ सीधा यात्री निवास की खिड़की से
अंदर चला जाता है और उसकी चमक से यात्री निवास के अंदर से भी काफी रोशनी आने लगती है। प्रबल आगे बढ़कर झोपड़ी का दरवाजा खोलता है और अंदर कदम रखते ही आश्चर्यचकित रह गया। अंदर कमरे में एक अत्यंत ही सुंदर लड़की बेंच पर बैठी एक किताब पढ़ रही थी। उसके पास में ही एक बड़ा सा लैंप पड़ा था जिसकी तेज रोशनी से पूरा कमरा जगमग हो गया था। जैसे ही उस लड़की की नजर प्रबल पर पड़ी तो वो खड़ी हो जाती है और प्रबल से कहती है, आइए बाबूजी, इतनी रात आप बाहर कहाँ चले गए थे? तुम कौन हो? इस यात्री निवास की देखरेख का जिम्मा मेरे चाचा जी का है और उनकी तबीयत जरा खराब हो गई थी तो मैं आ गई। पर अभी थोड़ी देर पहले तो तुम यहाँ नहीं थी। घर पर खाना बनाने का काम भी तो मुझे ही करना पड़ता है ना बाबूजी, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। उधर नदी के पास ही है मेरा घर। ये सुनकर प्रबल की जान में जान आई। लड़की ने अपना नाम पार्वती बताया, पर गांव में सब उसे पारो ही बुलाते थे। प्रबल ने पारो को उस बूढ़े आदमी की मौत और रहस्यमयी चीख के बारे में बताया, पर पारो को यकीन ही नहीं हुआ। मैं सच कह रहा हूँ, उस आदमी की पोटली भी यहीं पड़ी थी। पर अब उस कमरे में कोई पोटली भी नहीं रखी थी। पारो जोर से हंसने लगी। आपने जरूर नींद में सपना देखा होगा। नहीं, वो सपना नहीं था। मुझे बस के कंडक्टर ने भी बताया था कि संजौली में रहस्यमय तरीके से कई लोगों की मौत हुई है। मैं तो इतने सालों से यहाँ रह रही हूँ, मैंने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं सुना। आप चिंता मत करिए और आराम से बैठ जाइए। प्रबल वापस बेंच पर लेट गया और शाम से हुई अजीब घटनाओं के बारे में सोचने लगा। अचानक उसके सर के पीछे दीवार पर लगा एक फोटो फ्रेम जमीन पर गिर जाता है। धाड़! उस आवाज से चौंककर प्रबल खड़ा हो जाता है। पारो जोर से चिल्लाती है, बाबूजी, पीछे हट जाओ। तभी प्रबल की नजर फोटो फ्रेम से लिपटे एक लंबे जहरीले सांप पर पड़ती है। लगभग 4 फुट लंबा वो सांप और उसकी फुंकार किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी थी। डर से प्रबल की हालत खराब हो जाती है। पारो आगे बढ़कर उस सांप को पकड़ने की कोशिश करती है। अरे पागल हो गई हो क्या? मत जाओ उस सांप के पास। पर पारो ने प्रबल की बात पर ध्यान दिए बिना सांप को पकड़ लिया और दरवाजे से बाहर फेंक दिया। गांव में रहने के कारण उसे इन चीजों से डर नहीं लगता था। हम तो हर हफ्ते ऐसे सांप देखते हैं बाबूजी। शहर से यहाँ आने वाले सांप ज्यादा खतरनाक होते हैं। मतलब शहर के ऐसे नीच लोग जो गांव के भोले भाले मासूम लोगों का शिकार करते हैं। ये कहते कहते पारो का चेहरा बदलने लगता है। उसकी आंखें अब सुर्ख लाल हो जाती हैं, जैसे उनमें खून उतर आया हो। उसके गाल पर एक बड़े जख्म का निशान होता है और उसकी उंगलियों के नाखून काफी बड़े और नुकीले हो जाते हैं। कुछ ही पलों में सुंदर सी पारो उसी भयानक औरत में तब्दील हो जाती है जो कुछ देर पहले झाड़ियों में उस बूढ़े आदमी का खून पी रही थी। ये सब देखकर प्रबल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डर से हकलाते हुए प्रबल कहता है, पारो, ये तुम्हें क्या हो रहा है पारो? तुम सब शहर के लोग एक जैसे होते हो, मक्कार नीच जानवर जैसे। अब तुम्हारा खून पीकर ही मुझे शांति मिलेगी। ये कहकर पारो उसकी तरफ बढ़ती है। प्रबल ने पास में पड़ा बैग उसकी तरफ फेंका, पर पारो सिर्फ अपनी उंगलियों से इशारा करती है और हवा में ही उस बैग की दिशा बदल जाती है। प्रबल सीधा दरवाजा खोलकर बाहर भागता है। पारो उसके पीछे दौड़ती है। प्रबल एकदम बदहवास सा भागा जा रहा होता है। पारो ने अपना ध्यान प्रबल से 10 मीटर सामने एक लंबे पेड़ पर टिकाया और फिर अपनी गर्दन को एक तरफ झटका दिया। वो पेड़ सीधा सामने गिरता है और प्रबल का रास्ता रोक लेता है। प्रबल के सामने अब भागने की जगह नहीं बची थी। पारो उसके एकदम पास आ जाती है। उसकी लाल आंखों में प्रबल को अपनी मौत नजर आने लगती है। तभी उसने अपने गले से रुद्राक्ष की माला निकाली और हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। पारो थोड़ी देर के लिए सहम कर रुक जाती है। प्रबल को थोड़ा हौसला मिलता है और वो रुद्राक्ष की माला सामने लटकाते हुए धीरे धीरे अपने दाएं बढ़ता है, जहां थोड़ी ही दूर पर नदी बह रही थी। पारो भी उसकी ओर बढ़ती जाती है, पर रुद्राक्ष की माला के कारण सीधा प्रबल पर अटैक नहीं करती। प्रबल ने नीचे देखा। लगभग 20 फीट नीचे से नदी पूरे उफान पर बह रही थी। प्रबल सीधे नदी में कूद जाता है। पारो गुस्से से उसकी तरफ देखती रह जाती है और प्रबल का शरीर नदी के साथ बहता हुआ दूर चला जाता है। अगले दिन सूरज की तेज रोशनी से प्रबल की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को नदी के किनारे एक चट्टान पर लेटा हुआ पाता है। उसके चारों ओर 8-10 गांव वाले लोग खड़े थे। उन्हीं लोगों ने उसके बेहोश शरीर को नदी में बहने से बचाया था और बाहर निकाला था।
प्रबल ने उन्हें अपने साथ बीती पूरी घटना सुनाई तो उन गांव वालों में से एक आदमी कहता है, बाबूजी, जिसे आपने देखा वो पारो नहीं थी। पारो नहीं थी? फिर कौन थी वो? वो पारो की भटकती आत्मा थी, क्योंकि पारो को मरे हुए तो 6 महीने हो चुके हैं। उन गांव वालों ने बताया कि आज से 6-7 महीने पहले पार्वती उर्फ पारो उस गांव की सबसे सुंदर लड़की हुआ करती थी। एक बार शहर से कुछ लोग संजौली घूमने आए थे। जब उनकी नजर पारो पर पड़ी तो उनकी नीयत बिगड़ गई और वो उसे लेकर संजौली के यात्री निवास पर चले गए। वहां उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती अपनी हवस को पूरा करने की कोशिश की। पारो उनसे लड़ती है और भागने की कोशिश करती है, पर जब उन्होंने हर तरफ से उसे घेर लिया तो उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। उस घटना के बाद वो चारों दरिंदे संजौली से फटाफट भागने वाले थे, पर रात में ही उनके साथ कुछ हादसा हुआ और सब मारे गए। क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को कुछ पता नहीं, पर मरने से पहले एक आदमी ने हॉस्पिटल में ये बताया था कि उन्हें पारो ने मारा है। उस दिन के बाद से पारो की आत्मा संजौली यात्री निवास के पास ही भटकती रहती है और कोई भी शहरी आदमी जब संजौली गांव आने की कोशिश करता है तो वो उसके पीछे पड़ जाती है, ताकि गांव की किसी और भोली लड़की के साथ वो ना हो जो उसके साथ हुआ। ये था संजौली का खौफनाक राज। और इसे सुनने के बाद प्रबल अगली बस से ही सीधा वापस चला गया। संजौली में रुकने का मतलब था अपनी मौत को खुद दावत देना। अंतःकर्म। कहते हैं कि जलन बहुत बुरा कर्म है जिससे सारे कुकर्म जन्म लेते हैं और वो इंसान को अंत कर्म तक ले जाते हैं। गीता सार से प्रेरित। रविवार के दिन 2 जुड़वा बच्चे टेलीविजन पर कार्टून देख रहे हैं और रसोई में उनकी माँ जिया दोपहर का खाना पका रही है। टीवी देखते हुए बच्चों के सामने लिविंग रूम में सजी छोटी छोटी चीजें उड़कर टीवी स्क्रीन पर टकराती हैं। स्क्रीन फूटती है। बच्चे माँ की ओर भागते हैं। माँ आवाज सुन बच्चों की ओर बाहर आती है। तीनों लिपट जाते हैं और देखते हैं कि लिविंग रूम की छोटी चीजें दीवारों से टकरा रही हैं और कमरे में रखे सोफा सेट और टेबल हवा में झूल रहे हैं। बच्चे जोरों से चिल्ला कर रो रहे हैं और उनकी माँ ने बेडरूम में छोड़कर बाहर से बंद कर दिया है। जिया ने मंजर का छोटा क्लिप बनाकर घर से बाहर जाते हुए अपने पति विनय को व्हाट्सएप पर भेजा और घर का दरवाजा बंद करके कॉल किया। विनय, ये सब क्या है? जिया, मैं अभी घर आता हूँ। मुझे नहीं पता और अभी आकर मुझे सब बताओ, क्योंकि मुझे पता है इसकी वजह तुम और अशोक हो। जिया ने घर का दरवाजा खोला और देखा कि सारा सामान व्यवस्थित है। वो अंदर आई और फर्श पर देखा तो कुछ टूटा फूटा नहीं था। टीवी भी सही और उस पर कार्टून चल रहे हैं। बेडरूम में देखा तो बच्चे सो गए हैं। उसने फिर से वो क्लिप देखी जो पति को भेजी है और उसमें वो मंजर वैसा ही दिखा जैसा हुआ। ये सब सही कैसे हुआ जो इतना भयानक था? तभी एकदम से लिविंग रूम के पर्दे बंद हुए, अंधेरा हुआ और डरावने से माहौल ने घेरा किया। हल्के धुएं में एक आदमी खून में लथपथ कटा हुआ सामने आया जो खिड़की के पास खड़ा था, जिसे देख जिया के पसीने छूट गए। अगले पल एक औरत उस आदमी के पास उसी हालत में दिखी। बड़े गुस्से में थे दोनों। जिया सहमकर दीवार के सहारे रगड़ खाती हुई बैठ गई। पसीना और आंसू दोनों आ रहे हैं, पर आवाज हलक में अटक गई है। अगले पल पास में एक भयानक लंबा चौड़ा आदमी वहां प्रकट हुआ। लाल आंखें और खून से टपकती लार, उसके मुंह से मानो एक राक्षस हो। ये देखते ही जिया बेहोश हुई और वो प्रेत जोर से हंसने लगे। तभी घर का दरवाजा जोर से धक्के से खुला और विनय अंदर आया और उसे भी उन तीनों का ये दृश्य दिखा। जरा वो भी डरा। प्रेत अदृश्य हुए। रसोई से गिलास में पानी लेकर उसके छींटे जिया पर छिड़के और वो होश में आई। फिर उसी ग्लास का पानी पिलाया और जिया को पकड़कर विनय को खड़ा कर सोफे पर बैठाकर सामने बैठा और बोला, जिया, तुम तो जानती हो कि हमारी फैमिली का जॉइंट बिजनेस था। मैं ताऊ जी के साथ काम करता था। जब से पापा मम्मी सब छोड़कर केदारनाथ बस गए, कम उम्र में धंधे में पड़ा। ताऊ जी ने पिता की तरह नहीं, मास्टर की तरह काम सिखाया। जैसे मैं एक फौज का जवान हूँ, कहीं भी डांट देते, किसी के सामने चिल्लाने लगते, हाँ पूरा ख्याल रखते, पैसा गाड़ी सब दी, पर मेरी इज्जत का फालूदा निकालते। मुझ में यह सब गुस्सा बनकर पनपने लगा। आखिर मैं सिर्फ 24 साल का था। एक दिन ताऊ जी का बेटा यानी मेरा भाई शिवेक पढ़ाई पूरी करके लंदन से वापस आया और ऑफिस में उसे भी काम सिखाया जाने लगा, पर बड़े प्यार से।
ये देख मेरा मन अब जलन और बदले से भर गया। घर आकर मैं बहुत शराब और सिगरेट पी रहा था कि मेरा दोस्त अशोक आया, जो कि पेशे से पंडित था। वो बोला, ये क्या हाल बना रहा है? अब ये रोज का हो रहा है, हाँ? जो मैं एक दोस्त के नाते सह नहीं पा रहा हूं। हर काम रोने और जलने से पूरा नहीं होता, कुछ करना पड़ता है, हद पार तक। करेगा? हाँ, मैं सारी हदें पार कर दूंगा। ब्रह्मांड में सब तरह के कर्म व्याप्त हैं, वैसे ही सभी तरह की पूजा भी, सात्विक और तामसिक दोनों पूजा हम हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत कर सकते हैं, पर वो जरा वक्त लेगी। इसलिए अभी हम वही पूजा शमशान में नहीं करके ईसाइयों के कब्रिस्तान में करते हैं। चलो। हम दोनों चले गए और पहुंचकर नई दफनाई 2 कब्रों के बीच मुझे बैठाया और जैसा मुझे कहा मैं दोहराने लगा, हे आत्माओं, अगर तुम सच में हो और अगर तुम भी किसी दुर्घटना या द्वेष का शिकार होकर मरी हो तो मेरा बदला लेकर अपना मन शांत करने आ जाओ। मेरे ताऊजी श्री उमेद प्रकाश की मृत्यु ही मेरा बदला है। अगर तुम हो तो ये करो। ऐसा करके हम दोनों चले गए। रोज की तरह मैं ऑफिस जाता, पर ताऊजी ठीक थे और मैं घर आकर वही शराब और सिगरेट में डूब जाता। 1 महीना हुआ और एक दिन ऑफिस गया तो मेरा भाई अकेला था। मेरे पूछने पर बताया, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, चेस्ट पेन होने लगा और अब डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है। मैं अपने ताऊजी से मिलने उनके घर गया और खैरियत पूछकर जाने लगा कि रसोई में एक औरत उल्टी खड़ी दिखी, जो मैंने सोचा कि काम वाली होगी। घर से बाहर आकर पलटा तो ताऊजी के कमरे की खिड़की में एक आदमी खड़ा दिखा। यह देखते हुए भी मुझे समझ नहीं आया और मैं चला गया। 2 महीने गुजरे। मेरा भाई शिवेक धंधे में नई ऊंचाइयों को छू रहा था। यह देख मैं और जल रहा था। अशोक फिर आया और बोला, सुना है कि मुस्लिम कब्रिस्तान में वही काम करने से काम जल्दी होते हैं। हम दोनों फिर से निकले और वैसा ही किया जैसा पहले किए थे। बस मैंने ताऊजी की जगह इस बार भाई शिवेक का नाम लिया। वापस आकर सो गया। अगली सुबह जब कपड़े पहन रहा था तभी ताऊजी का कॉल आया और वो बोले, विनय, तेरे भाई ने घर के छत से कूद के जान दे दी, जल्दी आओ। फोन रखा और मैं खुशी से फूला नहीं समाया। अशोक को कॉल करके कहा, काम हो गया अशोक। ताऊजी के पास जाकर नाटक करते बिलख कर रोया और यत्यष्टि का सारा कर्म कर वापस आया। ताऊजी ने सब मुझे सौंप दिया। मुझे जो चाहिए था मिला। अब मैं करोड़पति विनय कहलाने लगा। शादी हुई, बच्चे हुए और इसमें 10 साल निकल गए। ताऊजी भी चल बसे। बस यही सब सच्चाई है। एक दिन आधी रात को विनय, तुम और अशोक मानो एक कमरे में थे और किसी के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। ये सब मैंने बाहर खड़े होकर सुना था, पर मैंने इसका कभी जिक्र नहीं किया। आज वो ही याद आया। क्या था? उस रात मैं और अशोक पार्टी से लेट आए थे तो अशोक को यहीं रोक लिया था और गप्पे मारने लगे। तभी वो तीनों जो तुम्हें दिखे आज, वो उस रात हमारे सामने आए और बताया कि जो 2 आदमी औरत थे वह ईसाई कब्रिस्तान से आए थे और क्या और विनय? और जिनको मैंने काट काट कर मार डाला था। क्यों विनय? वो आदमी फ्रेडी दी कोस्टा है और मुझे उनसे दूर और मेरी उनसे खिलाफत करता रहता था। और एक रात मैं उसके घर गया क्योंकि उसने ताऊजी से बातों बातों में कहा था कि वो अकेला है और उसकी पत्नी अगले दिन आने वाली है। मैं पहुंचा और उसे गुस्से में समझाने लगा, यहां तक कि उसका कॉलर भी पकड़ा, पर बदले में उसने मुझे थप्पड़ मारा और मैं गुस्से से पागल हो गया। उसे धक्का देकर फर्श पर गिराया, पर उसका सर टेबल से टकराया और वो मर गया। मैं डर गया पर खुद को बचाना चाहता था। फिर मैं सामने रसोई से एक छुरी लाया और उसके टुकड़े कर दिए। उसकी जेब से चाबी लेकर ऊपर कमरे में गया चोरी करने, ताकि पुलिस को चोरी का मामला लगे। पर कमरे में पहुंचा तो उसकी बीवी पहले से वहां सो रही थी। मैंने उसको भी काट डाला और सारा लॉकर खाली करके चला गया। हाँ, मैं नशे में था, पर सब सोच समझ कर किया। इसलिए जैसा सोचा वैसे ही अगले दिन अखबार में छपा था। पर उसकी पत्नी को क्यों? तुम्हारी कसम, मैं किसी को मारने नहीं गया था।
पर जो हुआ उसके बाद करना पड़ा। और वो दूसरा आदमी कौन था? वो दूसरा आदमी जिन्न है जो कि मुस्लिम कब्रिस्तान से आया था। वो सब जब हमें मारना चाहते थे तब हमारे गिड़गिड़ाने पर बोले, अभी तुम्हें नहीं, पहले उनको मारेंगे जो हर साल तुमसे जुड़े हैं। और फिर सबसे पहले जिया तुम्हारी माँ को पानी के टैंक में गिराकर मारा। फिर अगले साल तुम्हारे पापा को गैस सिलेंडर लीक ब्लास्ट में मारा। और अब तीसरा साल है, हमारी बारी है, क्योंकि अब कोई नहीं बचा है परिवार में। और तुम्हें और बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। इन सब के लिए भगवान सजा देगा तुम्हें और अशोक को, और मैं भी माफ नहीं करूंगी। पर पहले अशोक को बुलाकर कोई समाधान करो। विनय ने अशोक को वो क्लिप भेजी और कॉल करके सब बताया, और अशोक ने अपने गुरु से समाधान पूछा और आया। पूरा पूजा पाठ का माहौल बनाकर अशोक ने हनुमान बीज मंत्रों की आहुतियां डाली। ओम हनु 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 हनुमते नमः, ओम फट स्वाहा। आहुतियों के साथ चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाजें जोर जोर से आ रही थी। वहीं जिया और विनय की आवाज नहीं निकल रही है। पसीने और आंसू से लथपथ चेहरा लिए चुपचाप बैठे हैं। घर की लाइट्स आवाजों के साथ जल बुझ रही हैं। डरावनी चीखें माहौल को बहुत ही दर्द भरा कर रही हैं, पर मंत्रों के स्वर मानो शक्ति दे रहे हैं। आहुतियां खत्म होने से पूर्व सारी चीखें बंद और लाइट्स शुरू हो जाती हैं। माहौल शांत हो जाता है। अशोक जिया से माफी मांगकर चला जाता है और रास्ते में सुनसान सड़क पर स्कूटर रुक जाता है, मानो किसी ने पकड़ लिया हो। पीछे पलटते ही अशोक उस डरावने जिन्न को देखकर डर जाता है और स्कूटर की रेस जोर से दबाता है। जिन्न छोड़ देता है और स्कूटर असंतुलित होकर सामने आते ट्रक में घुस जाता है और अशोक एक्सीडेंट में मारा जाता है। यहाँ जिया बच्चों के साथ सोती है और अकेले सो रहा विनय सुबह 2:45 पर सामने ताऊजी और शिवेक को खड़ा देख रहा है, जो उसका हाथ पकड़कर पलंग से उठाकर ले जाते हैं। 6:30 बजे जिया विनय को उठाने आती है तो वो उठते नहीं। वो समझ जाती है कि वो नहीं रहा। विनय की लाश के पास उसका मोबाइल बजा, जिस पर अशोक का कॉल था, जिसे जिया ने उठाया और पुलिस कर्मचारी ने कहा कि कल रात एक्सीडेंट में ये चल बसे, इनकी लाश को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाओ। जैसे कि अशोक अकेला था, बस विनय ही उसका दोस्त था, और दोस्त के लिए अशोक ने दुख में गलत भी किया और उसके परिवार को बचाने के लिए सही भी किया। सच्ची दोस्ती निभा गया, जैसे कि दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती। अब शमशान में 2 चिताएं जल रही हैं। जिया बच्चों के साथ रोती देख रही है। चिता की लपटों की दूसरी ओर विनय अशोक दिखते हैं और हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए अदृश्य हो जाते हैं। जैसा कर्म किया होता है इंसान ने अपने जीवन में, वो अंततः यही भोग कर जाना होता है। वही अंतःकर्म होता है। लेखक धुवेश बोहरा। कोई लौट के आया है। रात के ठीक 1 बज रहे थे। बीच हाउस के पीछे काले कपड़े पहने हुए एक शख्स एक लाश को जमीन पर घसीट रहा था। उसका मोबाइल पॉकेट में रखा रिंग कर रहा था। एक गड्ढे के पास जाकर उसने वो लाश उस गड्ढे में फेंकी और फावड़े से उस पर मिट्टी डाली। फिर कॉल रिसीव किया। हाँ, काम हो गया, आज से सारी परेशानी खत्म। नेक्स्ट डे मयंक और नुपुर हॉल में बैठे हुए हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि जिस इंसान से मैंने इतना प्यार किया था वो मुझे अपनी सेक्रेटरी के साथ चीट कर रहा था, कहते हुए नुपुर मयंक के मोबाइल में नेहा और कार्तिक के फोटोज देख रही थी। नुपुर, यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ था जब मैंने पहली बार उनको इस तरह देखा, और मुझे पता था कि तुम भी मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी, इसलिए मैंने उन दोनों की फोटोज निकाल लिए थे। लेकिन तुम ये फोटो बार बार क्यों देख रही हो? सिर्फ इसलिए कि मुझे उसकी बेवफाई याद रहे और उसकी मौत तक कोई गम ना हो। नुपुर, अब तुम उसको भूल जाओ, हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे, कहकर मयंक ने नुपुर के हाथ से मोबाइल लिया और वो सारे फोटोज डिलीट कर दिए। रात को तकरीबन 1 बजे के टाइम जब मयंक का मोबाइल बार बार रिंग कर रहा था, तब वो उठा और सीधा छत पर जाकर बात करने लगा। हेलो, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब मैं कॉल करूं तभी कॉल करना। अरे यार, तुमने कहा था कि रात में कॉल करोगे, बट उसके बाद तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। तभी मयंक को पीछे से किसी की आवाज आई। इतनी भयानक आवाज सुनकर उसके हाथ से मोबाइल छूट गया और उसने जैसे ही पलट के देखा, वो उसके पीछे खड़ा हुआ था। तेज पीली आंखें,
बिगड़े हुए बाल, उसके आधे चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी और होंठों से खून टपक टपक कर उसकी नीली शर्ट पर गिर रहा था। उसने मयंक को अपने पास आने का इशारा किया। बचाओ, बचाओ! कहकर मयंक गिरता पड़ता वहां से भागा और सीढ़ियों से उतरकर नीचे पहुंचा। रात को तकरीबन 2 बजे के टाइम मयंक अपने कमरे में सो रहा था। एक काला सा हाथ उसके गले पर आया, जिसके टच से वो अचानक से उठ खड़ा हुआ। उसने देखा वही आदमी उसके सीने पर बैठा उसका गला दबा रहा था। मयंक कांप उठा और उससे खुद को छुड़ाने लगा। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से चीख निकली। जिसे सुनकर नूपुर तेजी से वहां पहुंची। उसने देखा कि मयंक अकेला बेड पर पड़ा चिल्ला रहा है। क्या हुआ मयंक? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? क्या हुआ मयंक? सुनकर मयंक ने खुद को संभाला और फिर बोला, शायद कोई बुरा सपना था। मयंक ने कह तो दिया, लेकिन नूपुर को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। अब मयंक के साथ ये रोज का होने लगा था। उसको बार बार वही डरावना आदमी नजर आता। हर वक्त उसको ऐसा लगता कि कोई उसके पीछे चल रहा है और महसूस होता कि वो अकेला नहीं है। लेकिन फिर भी वो नूपुर को कुछ भी नहीं बताता था और वो उसकी परेशानी की वजह जानना चाहती थी। रात को जब मयंक ने नूपुर के साथ डिनर किया, तब भी वो खोया खोया और डरा हुआ सा लग रहा था। डिनर के बाद उसने नूपुर के कमरे में जाने का इंतजार किया और फिर घर से बाहर। घर पर ही हो, लेकिन तुम इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? मैं मिलके बताता हूँ। ठीक है, आ जाओ, तब तक बात ले लेती हूँ, कहकर नेहा ने कॉल काट दिया और फिर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो बाथ टब में नहा रही थी तो किसी ने बाथरूम के दरवाजे पर हाथ रखा, जिसे देखकर वो डर गई और उसने चीख मार दी। कौन है? कौन है? कौन है वहां? कहते हुए वो टब से उठी और टॉवेल लपेटकर बाहर निकली। फिर उसने इधर उधर देखा तो कोई नजर नहीं आया। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही वो पलटी, वो खौफनाक चेहरा उसके ठीक सामने था। उसने अपना मुंह फाड़ा और जोर से चिल्लाया। उसके चीखते ही नेहा भी कांप उठी और चिल्ला पड़ी। उसने नेहा का गला पकड़ा और फिर जो कांच का दरवाजा आधा टूट चुका था, उस पर नेहा की गर्दन तेजी से रगड़ डाली। जब उस तेज धार शीशे से नेहा का गला कटा तो एक दबी सी चीख उसके मुंह से निकली और फिर एक तेज खून की धार गले से बाहर आई। अब नेहा की लाश बाथरूम के दरवाजे के पास पड़ी और खून बहकर जमीन पर फैलता जा रहा था। मयंक थोड़ी देर बाद वहां पहुंचा। उसने देखा कि दरवाजा लॉक नहीं है, तो वो उसे खोलकर अंदर गया। सामने नेहा की लाश बुरी हालत में पड़ी हुई देख उसके होश उड़ गए। उसकी धड़कनें तेज तेज चलने लगी। उसको सब कुछ बता दे, नहीं तो तेरा हाल भी यही होगा। ये सुनकर वो डर गया और फिर तेजी से वापस नूपुर के पास पहुंचा। वो हॉल में बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। कहाँ थे तुम? बिना बताए कहाँ भाग गए थे? नूपुर, जो कुछ भी तुम्हें दिखाया या बताया गया था वो सच नहीं था। कार्तिक तुमको चीट नहीं कर रहा था। सुनकर नूपुर चौंक पड़ी और उसको हैरानी से देखते हुए बोली, क्या मतलब है इस बात का? तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि वो मुझे धोखा दे रहा है। और वो फोटोज? सच ये है कि मेरी और नेहा की नजर हमेशा से कार्तिक की प्रॉपर्टी पर थी। हमने प्लान बनाया कि तुम्हारी नजरों से कार्तिक को धोखेबाज साबित कर देंगे और धीरे धीरे तुम मुझसे नफरत करने लगोगी।
फिर मैं तुमको अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर कार्तिक को मरवाकर अपने रास्ते से हटाने के लिए राजी कर लूंगा। कार्तिक की मौत के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे हिस्से में आती और फिर मैं तुमसे शादी करके उसका आधा हिस्सा अपने नाम करवा लेता। इसी प्लान के हिसाब से उस दिन नेहा ने कार्तिक के कैबिन में जाकर उसको अपनी झूठ मूठ की परेशानी बताई और आंसू बहाने लगी। कार्तिक ने उसको चुप कराते हुए उसके सर पर जरा सा हाथ रख दिया तो वो खुद उसके गले लग गई। कार्तिक ने उसको हटाना जरूरी नहीं समझा क्योंकि उसके हिसाब से वो बहुत दुखी थी। ठीक उसी टाइम की मैंने फोटोज निकाली और तुमको दिखाते टाइम ये बताया कि कार्तिक का नेहा के साथ अफेयर चल रहा है, जिसको देखकर तुम गुस्सा हुई, लेकिन तुमने उसको मारने की जगह उससे डिवोर्स लेने की बात कही। इतना कहकर मयंक चुप हो गया। आगे बोलो मयंक, आगे बोलो। जब घिनौना काम करते टाइम शर्म नहीं आई तो बताते टाइम क्यों आ रही है? आगे बोलो। अगर तुम उसको डिवोर्स दे देती तो हम दोनों का प्लान चौपट हो जाता, इसलिए मैंने उस दिन कार्तिक को ऑफिस के बाद उसके बीच हाउस पर ले जाने की बात कही। वो भी मेरे एक कहने पर मेरे साथ चला गया। फिर वहाँ मैंने और नेहा ने मिलकर उसको मार डाला और फिर अकेले उसकी लाश को बीच हाउस में थोड़ी दूर जमीन पर दफना दी। आगे प्लान के हिसाब से मैंने तुमको बताया कि कार्तिक नेहा के साथ मिलकर तुमको जान से मार देने की बात कह रहा था और मैंने सुन लिया तो उसने मुझ पर जानलेवा हमला किया, इसलिए मजबूरी में मुझे कार्तिक को मारना पड़ा। और तुमने कार्तिक को मेरी और अपनी जान बचाने के लिए मारा, ये सोचकर मैं तुम्हारी तरफ खिंची चली गई। कितनी बड़ी बेवकूफ थी मैंने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी, तुमको सजा मिलकर रहेगी। हाँ। इतना कहते ही कमरे की लाइट्स ब्लिंक करने लगी और जब रुकी तो कार्तिक अपने उसी डरावने अवतार में सामने खड़ा नजर आया। वो रहा, मुझे बचा लो नुपुर, ये मुझे मार डालेगा। कार्तिक, तुम कहाँ हो? मेरे सामने आओ, मेरे सामने आओ। नुपुर की बात सुनकर कार्तिक अपने सही रूप में आया और फिर नुपुर को नजर आने लगा, जिसको देखकर नुपुर की आंखों में आंसू आ गए। कार्तिक मुझे माफ कर दो, तुम्हारी जान सिर्फ मेरी वजह से गई है। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, गलती इन दोनों की थी। एक को तो मैंने खत्म कर दिया, अब इसकी बारी है। सुनकर मयंक डर गया और वहां से भाग निकला। नूपुर, मैंने केवल तुमसे प्यार किया था और कभी तुमको धोखा नहीं दिया। अब मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है, इसको अच्छे से संभालना। मैं भी अब बस अपनी आखिरी काम कर दूं, उसके बाद तुम मेरी बॉडी को निकाल कर उसका अंतिम संस्कार करवा देना। कहकर वो मुस्कुराया और नूपुर ने हाथ हिलाकर उसको अलविदा किया। उसके बाद वो वहां से गायब हो गया। बस जल्दी से उसकी लाश को निकाल कर जला डालूंगा, उसके बाद उसकी आत्मा हमेशा के लिए गायब। हाँ। कहकर उसने ब्रेक लगाया और कार से उतरकर वहां पहुंचा जहां उसने कार्तिक को दफनाया था। सामने उसने देखा कि कार्तिक हाथ में फावड़ा लिए अपने डरावने अवतार में खड़ा हुआ है। ये देखकर वो चिल्लाया और भागने के लिए जैसे ही मुड़ा, उसके पैर हवा से काफी ऊपर उठ गए और वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। फिर कार्तिक ने उसकी टांग पकड़ी और उसको जमीन पर गिरा दिया। वो पलटा और सीधा होकर आंखों में खौफ लिए सामने खड़े कार्तिक को देखने लगा। कार्तिक ने एक भयानक आवाज करते हुए फावड़ा सीधा उसके पेट में मार डाला। उसका पेट फट गया और उससे अतड़ियां निकलती हुई बाहर आ गई। फिर कार्तिक उसकी लाश पर खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगा। प्रेतों की पाठशाला। बिलासपुर 23,000 लोगों की तादाद वाला कस्बा, जिसे आज से पहले कोई ज्यादा जानता नहीं था, पर आज वो न्यूज की हेडलाइन बन गया है।
एक स्कूल में 2 दिन में 3 बच्चों और 2 अध्यापकों की अस्वाभाविक मृत्यु हो गई थी। 1 हफ्ते पहले वजह कोई बता नहीं पा रहा था। अफवाह है या हकीकत, पर सुना है कि वो पाठशाला प्रेतों की है। रिपोर्टिंग के वक्त एकदम से आवाज आई, चाय लेंगे साहब? रिपोर्टर डर जाता है और देखने के बाद उसको अजीब हालत में और ज्यादा डरा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि वो भूत जैसा ही भयानक दिख रहा है। तुम कौन हो? वो स्कूल की दीवार से लगकर चाय की स्टॉल मेरी ही है। भाई साहब, कुछ जानते हैं आप इन सब के बारे में? तो बताइए। 2 महीने पहले स्कूल शुरू हुआ था और हमारी दुकान 2 पुश्तों से यही है। जब नींव रखी गई तब भी हमने मना किया था बाबू साहब। क्यों का भूतिया है ये जगह, नहीं सुनी हमरी और शुरू हुआ स्कूल। पहले ही दिन बच्चे अपनी कक्षा में गए और जब पानी पीने या टॉयलेट गए तो डरते चिल्लाते बाहर आए और पूछने पर बताते कि अंदर कोई और भी डरावने लोग हैं, पर मानता कोई नहीं। पढ़े लिखे कहाँ मानते हैं बाबू साहब। पर अंदर का वाकया तो विनोद जी सर ही बताएंगे, जिन्होंने इसकी तहकीकात की है। तुम इतना सब कैसे जानते हो? अरे बाबू, दुकान दिखाई ना मेरी, वो भी तो जल गई थी और साथ में मैं भी। रिपोर्टर वहां से चल दिए और स्कूल की तरफ बढ़े। बाहर चारों तरफ पुलिस फेंसिंग थी, डू नॉट क्रॉस वाली, पर रिपोर्टर ने अपना पहला कदम पहली सीढ़ी पर रखा ही था और पीछे से डर में चाय वाले का भूत चिल्लाया, अंदर ना जाओ बाबू साहब। पीछे पलटे बिना वो डरता हुआ अंदर बढ़ा और अपने धीमे कदमों से खाली सुनसान स्कूल का चक्कर लगा ही रहा था, अपने मोबाइल कैमरा में रिकॉर्डिंग के साथ। और वो वहां टॉयलेट एंड पेंट्री के सामने पहुंचा। पहुंचते ही देखता है कि सामने एकदम से वहां बच्चों की भीड़ दिखी, जैसे कि इंटरवल में होती है वही माहौल, और तुरंत ही माहौल शांत। सारे बच्चे रिपोर्टर के सामने पलटे और गुस्से में देखने लगे, जिनमें से काला धुआं निकलने लगा जैसा जलने से निकलता है। ये देख रिपोर्टर पर डर चढ़ा ही था कि पीछे से डांटती हुई डंडा हाथ में लिए एक लेडी टीचर आई, जैसे कि बच्चों को क्लास में ले जाने के लिए आई हो, और बच्चे भी वैसे ही हूटिंग करते हुए रिपोर्टर के आर पार होते हुए भाग गए। रिपोर्टर डर से पलटकर गिरा और उसकी नजर उस लेडी टीचर की दहकती नजरों से मिली जो दर्द में थी। वो सब अदृश्य हो गए। काफी देर बेल बजाने और दरवाजा खटखटाने के बाद विनोद आए। विनोद जी, क्या है स्कूल का सच? पाठशाला नहीं है वो, प्रेतों की पाठशाला है। बच्चों ने जब वो सब एक्सपीरियंस किया तब बच्चों ने बाकी टीचर्स और अपने पेरेंट्स से कहा, पर कोई नहीं समझा और ना ही माना। पर मैंने माना और इसके पीछे लगा। एज ए फिजिकल टीचर मैं जब भी राउंड पर होता तो मैं अकेले टॉयलेट्स और पैंट्री में जाने लगा। फील होता जैसे मेरे पीछे कोई है। पानी पीता तो लगता कि पैंट्री में मेरे साथ कोई पानी पी रहा है। सेम इन टॉयलेट। और फिर एक दिन दोपहर 2 बजे छुट्टी की टाइम जाने से पहले मेरी नज़र कॉरिडोर में टहलते कुछ लोगों पर पड़ी, जैसे कि मॉर्निंग में स्कूल स्टार्ट से पहले स्कूल ऑक्सिलरी स्टाफ टहलते हैं। मैं पीछे गया तो देखा कि वो लोग अलग अलग क्लासरूम्स क्लीन कर रहे हैं और हर एक रूम के सामने खड़े होकर हर एक से नज़र मिली और मुझसे नज़र दर्द में मिलाकर गायब होते गए। मैं डर से भागा। अगले दिन मैंने प्रिंसिपल ऑफिस जाकर प्रिंसिपल से वही बात कही, पर उन्होंने हंसकर मजाक में उड़ा दी। क्या आप भी बच्चों की तरह बातें कर रहे हो विनोद सर? और प्रिंसिपल सर बाहर गए। मैं बाहर निकला और मुझे कॉरिडोर के एंड में ग्रुप के बच्चे और स्टाफ जलते हुए दिखे। अब मेरे लिए जानना ज़रूरी हो गया। अगले दिन मैं स्कूल लेट आया और देखा कि वहाँ स्कूल में भीड़ जमा है, पुलिस आई हुई है और सब वही वॉशरूम पेंट्री के आगे जमा है। वहाँ देखा तो क्लास फर्स्ट के 3 स्टूडेंट्स की डेड बॉडीज पड़ी है, जिसका रीज़न हार्ट अटैक है। उन बच्चों के पेरेंट्स रो रहे हैं। माहौल मातम से भरा हो गया था। अगले दिन एक मेल टीचर वॉशरूम में गए थे और वो बाहर आए ही नहीं। जब पियोन को पता चला कि वॉशरूम में है तो डोर तोड़ा गया। वहाँ वो टीचर की बॉडी कमोड पर बैठी पड़ी है, पर पूरी जली हुई थी और कोई बदबू नहीं आई जलने की।
बस खाली धुआं आ रही थी। अगले दिन पेंट्री में लेडी टीचर पानी पीने गई तो उनका मुंह वाटर कूलर में डूबा हुआ और बॉडी बाहर लटकी हुई थी। इसी न्यूज़ ने पहले स्कूल बंद करवाए हैं और शायद आपको यहाँ तक पहुँचाया है। फिर क्या, आपने इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की? कोशिश? सब पता चल गया है। मैं स्कूल की लैंड के बारे में पता करने म्युनिसिपल डिपार्टमेंट गया और वहाँ से पूरा रिकॉर्ड लेकर आया जो 1900 से था, पर 2022 के रिकॉर्ड ने मुझे सब बताकर हकीकत से सामना करवाया। मैं सहम सा गया और आंसू रुक नहीं रहे थे। ऐसा क्या था विनोद जी? 1900 से 1921 तक इसी जगह पर उस जमाने की पाठशाला हुआ करती थी जहां ज्ञानी पंडित और शास्त्री, मौलाना, यहाँ तक कि प्रीस्ट भी पढ़ाया करते थे। एक लेडी टीचर जो कि उस टाइम की स्कूल प्रिंसिपल थी। गांव के बच्चे बहुत खुशी से मन लगाकर पढ़ते सीखते थे। बहुत सुकून भरा माहौल था गुलामी के समय पर भी। पर नजर एक राक्षस की लगी। 1922 की शुरुआत में नाम था जनरल डॉगलास, जिसको गांव के बच्चों का पढ़ना और उस गांव की शांति अच्छी नहीं लगी। बिना किसी को कहे एक दिन रात को अपने सिपाहियों से पूरे स्कूल के चारों ओर बारूद बिछवा दिया और अंदर टॉयलेट्स और पेंट्री में पेट्रोल ऑयल के पैकेट्स रखवाए। दूसरे दिन जब स्कूल शुरू होकर इंटरवल तक पहुंची कि फायर ब्रिगेड के टैंकर में पानी की जगह पेट्रोल भर लाया और पूरी बिल्डिंग पर छिड़क दिया। अंदर बदबू फैली तो भगदड़ मची और बाहर सिगार जलाकर माचिस की उस तिल्ली को नीचे गिराया। उस जनरल ने जो नीचे बारूद पर तिल्ली गिराया, तभी बंदूक की गोली की तरह पूरी बिल्डिंग को आग ने अपने आगोश में ले लिया। लगभग 80 बच्चे और 12 का स्टाफ जलकर भस्म हो गया। उस वक्त प्रिंसिपल मैम रोज की तरह डंडा लेकर टॉयलेट्स और पेंट्री से बच्चों को क्लास में भेजने के लिए डांट रही थी। सब जलकर भस्म हो गया। मानो दिल दहल गया हो। इन सब से छुटकारा कैसे मिल सकता है? पता किया, वो भी पता किया मैंने। जब वो सब पढ़ा तो पढ़ते हुए रात के 11:30 बज गए और मैं रोते बिलखते खुद को संभाल नहीं पाया और शराब पीकर टाइट हो गया और पाठशाला के सामने पेड़ के नीचे बैठ गया। घोप अंधेरे में स्कूल को देख रो ही रहा था कि अचानक लाइट्स लगी। बच्चे और पूरा स्टाफ अंदर क्लास में जाने लगे। क्लास में पढ़ाई शुरू। थोड़ी देर बाद स्कूल आग के लपटों से जलती हुई दिखी और सब सामने जलते हुए खड़े दिखे जो अंदर थे। वो मंजर देखकर मैं भागा, जोर से भागा और भागता हुआ घर आ पहुंचा और बेड पे वैसे ही गिर गया। सारा पिया हुआ उतर गया। सुबह सब याद था, पर वो रात को जो देखा सच था या नहीं पता करने में 4 रातों तक लगातार गया और सब वैसे ही सामने दिखा रोज। और रिपोर्टर साहब, मैंने पी भी नहीं रखी थी 4 दिन। आपने बहुत कुछ देखा है हिम्मत के साथ। आप बच गए, बस वही काफी है। किसने कहा कि मैं बच गया? रिपोर्टर पसीने से लथपथ हो गया और देखा कि विनोद इंसान से जलता हुआ पुतला बन गया और बोला, मैं तो पूरी पाठशाला के साथ ही जल गया था। अतृप्त आत्मा हूँ, भटक रहा था। विनोद धुएं के साथ उड़ता हुआ अदृश्य हो गया। कुछ कहानियां अधूरी रह जाती है क्योंकि उनके पीछे की सच्चाई कोई समाधान नहीं ढूंढ पाती है। शापित सोना। शहर से थोड़ा दूर मंदार पुलिस चौकी बनी थी। शहर से दूर और अमावस की रात का अंधेरा होने के कारण वहां चहल पहल बिल्कुल नहीं थी। इसलिए नाइट ड्यूटी पर तैनात कमलनाथ चैन से चेयर पर बैठे बैठे झपकी ले रहा था कि तभी टेबल पर रखे फोन की घंटी बजी। उसकी नींद टूटी और एक अंगड़ाई लेकर उसने फोन उठाया। हेलो साहब, यहाँ एक लाश मिली है। फोन पर किसी ने शमशान घाट के करीब एक लाश मिलने की खबर दी। कमलनाथ 2 कांस्टेबल के साथ मौके पर जा पहुंचा और मुआयना करने लगा। पहले तो कमलनाथ इसे किसी आम हत्या की तरह समझ रहा था, लेकिन तफ्तीश के लिए जब लाश के करीब गया तो उसका ये वहम टूट गया, क्योंकि उस लाश का सिर ही नहीं था और शरीर पर इतने घाव थे कि शायद कोई जानवर भी ऐसा करने से पहले सोचता।
तहकीकात के लिए बाकी टीम के साथ कमलनाथ भी एक टॉर्च लेकर आसपास मुआयना करने निकला। कमलनाथ अभी कुछ आगे ही निकला था कि उसे एहसास हुआ जैसे कि कोई उस पर नजर रख रहा है। उसने रुककर आसपास टॉर्च की रोशनी डाली तो उसे पीछे के पेड़ों की तरफ कुछ हलचल महसूस हुई। वो झटके से पीछे मुड़ा तो एक काला साया पेड़ के पीछे गायब होते दिखा। ये देख उसका दिल रुक सा गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत की और भागकर पेड़ के पास गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति छुपने की कोशिश कर रहा था। कमलनाथ के जाते ही वो कहने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत मारना, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, मैं पुलिस वाला हूँ। और फिर कमलनाथ ने वहां हुआ सारा वाकया उससे पूछा तो उस बूढ़े ने बताया वो बेघर है और शहर जाने के लिए यहाँ से गुजर रहा था। तभी एक व्यक्ति उसके करीब से होते हुए शमशान में चला गया और उसके थोड़ी देर बाद ही उसे किसी के चीखने की आवाज आई तो वो शमशान में चला आया। लेकिन नजर कमजोर होने के कारण रात में वो कुछ देख नहीं पाया। और इतना बताने के बाद उसने कहा कि लेकिन वो इतना जरूर जानता है कि यहाँ कुछ गलत जरूर हुआ है। कमलनाथ बात कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर बूढ़े के पास रखे एक थैले पर पड़ी। उस थैले को उठाते हुए उसने पूछा, ये और फिर देखते ही देखते वो भयानक चुड़ैल में बदल गई। ये देख कमलनाथ बुरी तरह घबरा गया और चीखते हुए कमरे से बाहर की तरफ भागा। लेकिन तभी वो उस पर झपट पड़ी, उसे गले से पकड़ हवा में उठा दिया और दम घुटने के कारण वो बेहोश हो गया। अगली सुबह जब वो होश में आया तो उसका शरीर लोहे की तरह तप रहा था। वो किसी को भी अपने करीब नहीं आने दे रहा था और हवा में ही देखकर दिन भर बड़बड़ाता रहता। ये सिर्फ मेरा सोना है। हाँ, मेरा है, इसे कोई नहीं ले जा सकता। जो ले जाएगा वो मारा जाएगा। एक दिन उसकी पत्नी ने उसके करीब जाने की कोशिश की। ए औरत, दूर रह मेरे सोने से, नहीं तो मार दूंगा तुझे, मार दूंगा। अब रोज रोज ऐसी घटनाएं होने लगी और इसके साथ कमलनाथ का शरीर ऐसे सूखने लगा था जैसे कोई उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा हो। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। लग रहा था अब उसका बचना मुश्किल है कि तभी एक दिन एक बूढ़ा भिक्षु कमलनाथ के घर भिक्षा लेने आया और आते ही उसे एहसास हो गया कि इस घर पर किसी बदरूह का साया है। इसलिए उसने कमलनाथ की पत्नी से पूछा, बेटी, लगता है घर में कुछ ठीक नहीं है। कमलनाथ की पत्नी ने भी हामी भरी और अब तक की सारी स्थिति उसे बताई। जितना जल्दी हो सके उस मनहूस सोने को घर से बाहर कर दे, नहीं तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। लेकिन कमलनाथ पूरी तरह उस सोने से निकली चुड़ैल के साए में था, जिसके कारण ये हो पाना संभव नहीं था। इसलिए भिक्षु ने रक्षा के लिए एक अभिमंत्रित धागा कमलनाथ की बाजू पर बांध दिया। धागा बांधने के बाद कमलनाथ को वो आत्मा दिखना बंद हो गई, लेकिन अब उसे हर जगह पायल की आवाज सुनाई देने लगी और सोने की कोई भी चीज देखते ही वो चिल्ला उठता। उसकी चमक उसे चुभ रही है। वो दिन भर तकिए में सिर दबाकर शोर को बंद करने के लिए गिड़गिड़ाता रहता। कमलनाथ की हालत किसी बुरे सपने से भी बदतर हो चुकी थी। वो कई दिन तो ऐसी ही प्रताड़ना सहता रहा, लेकिन फिर एक अमावस की काली रात को कमलनाथ एकाएक उठा और सारा सोना उठाकर घर से निकल गया। रुको, मैं इसे दफना दूंगा, फिर कोई आवाज नहीं आएगी। हाँ, नहीं आएगी, और फिर मैं ठीक हो जाऊंगा, आजाद हो जाऊंगा इस शापित सोने से। और शमशान पहुंचकर कमलनाथ हाथों से जमीन खोदने लगा। ऐसे ही खोदते रहने के कारण उसके नाखून उखड़ चुके थे, लेकिन उसे कोई होश नहीं था। वो सोना गड्ढे में दफना रहा था कि तभी अचानक एक बड़ी तलवार से किसी ने उसके गले पर वार कर दिया और एक ही झटके में उसका सिर बदन से अलग होकर गड्ढे में जा गिरा। कमलनाथ का सिर कटा, शरीर कुछ देर छटपटाया और फिर शिथिल हो गया। करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही भिक्षु था जो कमलनाथ के घर भीख मांगने आया था। ए शैतानी शक्तियों के मालिक, मेरी बलि स्वीकार कर। उसके बाद वो कमलनाथ की लाश के पास बैठ गया। कुछ देर तक उसी लाश के सामने साधना करने के बाद उसने किसी जानवर की तरह लाश से मांस भक्षण करना शुरू कर दिया और लाश को शत विशत अवस्था में छोड़कर वो अघोरी उसी बूढ़े के रूप में आ गया जिससे कमलनाथ को सोना मिला था।